हेलो एवरीवन। आज हमारा क्लास 7 का चैप्टर 4 है जिसका नाम है हीट। इससे पहले 3 चैप्टर हम कर चुके हैं जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है? तो आप सिर्फ देख के तो नहीं बता सकते ना कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है। तो जिस चीज़ की वजह से हम रिलायबली बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, जिसको है ना हम स्केल में नापते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है तो हम बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, और कभी कभी हम फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। तो ये जो है ना, ये यूनिट है। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है? फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, और जिस डिवाइस की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो आपको पता है ना, जब आपको कभी बुखार हो जाता है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि अपने टंग के नीचे थर्मामीटर को रखिए। ठीक है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी गर्म हो रखी है। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर, और जो यूनिट यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, तो थर्मामीटर जो एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। अब हमारे पास है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे घरों में भी जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? इसमें एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। उस ग्लास ट्यूब के एंड में एक बल्ब होता है और इस बल्ब में ना मरकरी भरी रहती है। ठीक है, और इस बल्ब के बाहर है ना आपको एक शाइनिंग सा थ्रेड नज़र आ रहा होता है जहाँ पे ना आपको ये पता चलता है कि ये कितने डिग्री पर है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। ठीक है, तो इससे नीचे 2 रेंज और उसके ऊपर कुछ रेंज। ठीक है, इसी में हमारा फीवर जो है वो मेजर हो जाता है। अब जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ठीक है, तो पहले तो आपको है ना, जब भी कभी आप थर्मामीटर को यूज़ करो उससे पहले आपको उसको धो लेना है। और किस में धोना है? आपको उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में। ठीक है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डस्ट उस पर ना जमा रहे। ठीक है, तो जब भी आप थर्मामीटर को यूज़ करो आपको देखना चाहिए कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पहले से ही उसमें 42 था, आपने उसे देखा और आपको लगेगा कि आपको फीवर हो गया। ठीक है, उसके बाद है ना, आपको जब भी थर्मामीटर को आप देखें ना तो आपको ना अपनी आंखों के एकदम जस्ट सामने लेके आना है और तब देखना है। यानी कि आपकी जो आई साइट है ये नहीं है कि उससे ऊपर होकर आप ऐसे देख रहे हैं, नीचे की साइड होकर देख रहे हैं। ठीक है, एकदम अपनी आंखों के सामने एंगल पे लेके आना है और तब आपको अपना थर्मामीटर रीड करना है। ठीक है, थर्मामीटर को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना, बहुत ही ग्लास से बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो अगर गिर गया तो टूट जाएगा। ठीक है, थर्मामीटर को ना कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि आपको पता है ना, जो टेम्परेचर मेजर करता है वो बल्ब भी मेजर करता है। ठीक है, और उसमें मरकरी भी भरी हुई है, तो अगर आप वहाँ पे टच कर दोगे तो जो आपका टेम्परेचर आया था वो एक्यूरेट पता नहीं चलेगा। सोचो, डॉक्टर ने आपके मुँह से थर्मामीटर निकाला और बल्ब से पकड़ लिया तो उस पर जो टेम्परेचर शो होगा वो सही शो नहीं होगा क्योंकि जो डॉक्टर के हाथों की हीटनेस थी ना वो भी उस पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो इसकी यूनिट है ये है डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के थर्मामीटर जिनको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आप में से कुछ लोग तो अभी स्कूल में होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं। तो कॉलेज में ना हमें लैब में बहुत बार थर्मामीटर दिया जाता है क्योंकि हमें टेम्परेचर देखना होता है। तो आपने अगर केमिस्ट्री लैब में काम किया है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब में यूज़ किए जाते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब इनकी इतनी बड़ी रेंज क्यों है? क्योंकि हमें है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ काम करना होता है। ठीक है, किसी का टेम्परेचर हमें बहुत लो चाहिए, किसी का टेम्परेचर हमें बहुत हाई चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग वाटर पे चाहिए कोई हमें। ठीक है, तो इसलिए ना बहुत ही बड़ी रेंज है इसकी। ठीक है, जैसे उसकी रेंज तो सिर्फ क्या थी 35 से लेके 42, वो भी प्लस में। यहाँ पे क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है? इसको है ना आपको सीधा रखना है। ठीक है, ऐसे टिल्ट करके नहीं रखना है। ठीक है, स्ट्रेट रखा रहना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जिस चीज़ में, जिस सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर लेना चाहते हो उसमें है ना चारों साइड से इसके एकदम पानी, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उससे सराउंडेड रहना चाहिए। ठीक है, और सरफेस को टच ना करें। उसके बाद हमारा तीसरे टाइप का जो टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर होता है वो होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम
ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम जो थर्मामीटर होता है ये क्या करते हैं, आपने है ना वेदर रिपोर्ट्स पढ़ी होगी ना, तो वेदर रिपोर्ट्स क्या होती है, जब है ना आपको डे टू डे ये बताया जाता है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का ये रहा, मिनिमम टेम्परेचर ये रहा, ठीक है, दिन का एवरेज टेम्परेचर ये रहा, ठीक है। तो आप जैसे लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ का आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। तो जो ये ऐसी वेदर रिपोर्ट्स जिन थर्मामीटर की हेल्प से बनाई जाती है ना, उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर ऐसे थर्मामीटर होते हैं जिनके अंदर है ना मरकरी नहीं भरा होता। अब ऐसा क्यों किया गया, आपको पता है जो मरकरी होता है ना वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। कभी कभी क्या होता था ना, इंसान ने अपने मुंह में थर्मामीटर रखा हुआ है, गलती से अगर कभी वो उसके मुंह में फूट गया तो बहुत ही बुरी उसको एलर्जी हो जाएगी। उसके अलावा कभी कभी सोचो वैसे भी गिर गया है ना, आपके घर में गिर गया और आपने मरकरी को टच कर दिया ना, तो बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर बनाए जाते हैं और बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है मरकरी, ठीक है। तो आजकल हमारे घरों में जो थर्मामीटर यूज़ होते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं। डॉक्टर्स के पास भी जो ज़्यादातर थर्मामीटर रहते हैं वो भी आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स है, ठीक है। ये देखिए, तो जो पहला टेम्परेचर है, पहला थर्मामीटर है जो ग्लास ट्यूब का बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ये सेकंड वाला अगर आपने लैब में काम किया है, ये बड़ा सा जो होता है ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, और थर्ड वाला जो है वो है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो आपको पता है कोई भी, जैसे सोचिए एक रोड है ना गर्म है, उसको आप गर्म किए जा रहे हो, गर्म किए जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ना उसका जो दूसरा एंड है वहाँ पे भी वो गर्म हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। तो जो चीज़ गर्म है और जो चीज़ ठंडी है, तो गर्म से जब ठंडी चीज़ भी गर्म होने लग जाती है तो हीट है ना ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। हीट है ना हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कंडक्शन बुलाते हैं, ठीक है, कंडक्शन बुलाते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ना हीट ऐसे ट्रांसफ़र होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके घर में ना जब आप खाना बना रहे होते हो तो सबसे पहले ना तवा गर्म होना शुरू होता है, ठीक है। तो जो सबसे उसका बीच वाला पोर्शन होता है जो हीट के बहुत ही क्लोज है, पहले वो गर्म होता है, फिर उसकी साइड्स भी गर्म होने लगती है, और अगर आप देखोगे ना तो उसका हैंडल वाला पार्ट होता है जो आयरन का बना होता है वो भी गर्म होने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद होता है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होता है, जो है ना हीट को अपने अंदर से ना इजीली पास करने देते हैं, ठीक है। तो यानी कि है ना हीट उनके यहाँ आराम से पास हो जाएगी, उनको हम बुलाते हैं कंडक्टर्स। तो जितने भी हमारे मोस्टली मेटल्स है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके आराम से ये है ना आराम से हीट को अपने अंदर से पास करने देते हैं। उसके बाद आता है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो है ना हीट को अपने अंदर से ना ईजिली पास नहीं करने देते, जिनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बुलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ठीक है। और जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक और वुड उसके एग्जांपल्स हैं, और कंडक्टर्स के एग्जांपल कौन है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जो फ्लेम के पास वाला पानी होता है वो पहले गर्म होएगा, ठीक है, और ये जो गर्म पानी है ये ऊपर उठने लग जाएगा, ठीक है। और जो साइड में फिर ठंडा पानी है ना वो नीचे जाने लगेगा साइड से, और अब वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो पानी गर्म हो गया है वो ऊपर उठता है, जो पानी ठंडा है साइड में वो नीचे जाने लग जाता है, और ये है ना जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाए ऐसे ही चलता रहता है। तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर है इसको हम क्या बुलाते हैं, कन्वेक्शन। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था कंडक्शन। जब है ना हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही होती है हीट, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। और पहले जब एक चीज़ गर्म हो जाए, वो ऊपर उठ जाए, साइड वाला पार्ट जब नीचे जाए और वो गर्म होने लग जाए, उसको हम बुलाते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये देखिए, तीन टाइप के हीटिंग प्रोसेस होते हैं, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन, और एक होता है रेडिएशन। तो जब आप है ना गर्म आग के पास सेक रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से है ना इतनी दूरी पे ही है ना आपके हाथों तक गर्मी पहुँच रही होती है, क्यों, क्योंकि रेडिएशन की फॉर्म में ना हीट आप तक आ रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक इंसान ने है ना एक आयरन रॉड लिया है और उसका एक पार्ट है ना उसने आग की तरफ किया हुआ है, तो अब क्या हो रहा है, जो पार्ट पहले अब पहले ये वाला पार्ट गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे हीट है ना उसके जो ठंडे वाला पार्ट है उसकी तरफ भी जा रही है, इसको हम बुलाते हैं कंडक्शन, ठीक है। अब ऐसा इसकी वजह से है ना दो टाइप की ब्रीज भी बनती है, ठीक है, समुद्री एरिया में। तो क्या होता है, जब दिन का टाइम होता है ना तो लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, पानी जो है वो थोड़ी ज़्यादा देर में गर्म होता है, ठीक है। तो जैसे एक जगह पे आपने है ना पानी रखा हुआ है और एक जगह पे ना सूखी ज़मीन है, तो आपको पता है ना जो लैंड वाला एरिया है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड के ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हवा गर्म हो गई है, और जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, वो है ना ऊपर जाती है। अब वो ऊपर जाएगी तो जो
पानी के ऊपर की हवा है जो अभी ठंडी है, वो है ना इस हवा को रिप्लेस, जहाँ से अब हवा जा रही है ये उधर जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक साइकिल बन जाती है। और इस टाइप की सी ब्रीज को हम क्या बुलाते हैं, सी ब्रीज, क्योंकि है ना अब समुद्र की हवाएं आ गई ना लैंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो लैंड की हवा थी वो गर्म हो गई, वो ऊपर उठ गई और पानी के ऊपर की हवा को यहाँ आना पड़ा, इसलिए इसे बुलाते हैं सी ब्रीज। उसके बाद क्या होता है, रात में ना प्रोसेस उल्टा हो जाता है, ठीक है। रात में क्या होता है, लैंड जो ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई थी वो उतनी जल्दी है ना ठंड भी हो जाती है, ठीक है। और पानी जो बहुत देर में गर्म हुआ था अब वो ठंडा भी देर में होता है। तो अब क्या होता है, इसके अपोजिट वाला फिनोमिना होएगा, ठीक है। तो जो कूल एयर जो लैंड के ऊपर है वो क्या करेगी, सी की तरफ जाएगी और इसको हम बुलाते हैं लैंड ब्रीज। तो दिन में जो हवा चल रही होती है वो सी ब्रीज के अकॉर्डिंग चल रही होती है, रात में जो हवा चल रही होती है वो लैंड ब्रीज के अकॉर्डिंग चल रही होती है, ठीक है। तो डे टाइम में क्या हो रहा होता है, समुद्र की हवा लैंड की तरफ जा रही होती है। नाइट टाइम में क्या हो रहा होता है, जो लैंड की हवा है वो समुद्र की तरफ आ रही होती है, ठीक है। और इसकी वजह से लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बनते हैं, ठीक है। तो सूरज की रोशनी जब धरती पे पहुंचती है तो वो किसकी मदद से पहुंचती है, रेडिएशन की तरफ वजह से पहुंचती है, ठीक है। तो जो सारी हॉट बॉडीज होती है ना वो हीट को रेडिएट करती है, ठीक है। जैसे कि हीट है ना किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, उसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक पार्ट है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब पार्ट की वजह से है ना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सोचो मैंने ना पानी को गर्म किया तो उसका एक पार्ट तो ऐसा होगा जो है ना हीट लॉस्ट हो गई, इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो गई, और एक पार्ट है जिसकी वजह से वो गर्म है, ठीक है। तो वो क्या पार्ट है, जो एब्जॉर्ब उसने किया, उस पानी ने जितनी हीट को एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से ही तो वो गर्म है ना। तो जो डार्क सरफेस होते हैं, ठीक है, वो है ना हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए है ना हम विंटर में ना बहुत ही डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। आप देखते हैं ना ब्लैक पहनते हैं, ब्लू पहनते हैं, ठीक है। डार्क डार्क कलर के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो है ना हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। सर्दियों में इसका अपोजिट होता है। सर्दियों में हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट है ना रिफ्लेक्ट हो, इसलिए हम क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि बहुत ही लाइट कलर के कपड़े अगर आप पहनोगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो है ना हमें सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद है ना हम है ना विंटर में ऊन के कपड़े यूज़ करते हैं। ऊन के कपड़े क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वूल होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। और वूल फाइबर्स के बीच में ना एयर ट्रैप्ड होती है। तो एयर क्या करती है, वो है ना हीट को आने ही नहीं देती है, मतलब जो हीट हमारी बॉडी में है उसको बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। और बाहर की जो ठंड है उसे अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। तो हमें ना गर्म फील होता है वूलन क्लोथ्स पहन के। थैंक यू, आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। हमारे 7th क्लास के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट मैंने पहले ही करा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा।